नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र T24। मैं हूं रिंकू और आप सभी का स्वागत है आज के आरोग्य मंत्रा के विशेष एपिसोड में। आज हमने आरोग्य मंत्रा में एक ऐसे चिकित्सक तज्ञ डॉक्टर को इनवाइट किया है जो अस्थमा विशेषज्ञ है और अस्थमा के ऊपर जो एलर्जी रहती है उसके विशेषज्ञ है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर आकाश बल्कीन की, जो दमा व छाती रोग चिकित्सक है। सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य मंत्रा की इस खास एपिसोड में। जैसे कि मैंने इनके बारे में बताया कि ये अस्थमा और उनसे होने वाली एलर्जी के बारे में आज हमें जानकारी देने वाले हैं, तो उससे जुड़ा एक मेरा पहला सवाल है कि अस्थमा क्या है और अस्थमा के लक्षण क्या है? अस्थमा मतलब, सबसे पहले अस्थमा को हम बीमारी के रूप से नहीं पकड़ेंगे। अस्थमा एक एलर्जी है। बहुत बार क्या होता है, अस्थमा सुनते बराबर पेशेंट्स घबराते हैं कि नहीं, हमको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हुई है। तो ये समझना है कि ये एक एलर्जी है जिसमें सांस नलियाँ सिकुड़ती है और सांस नलियों में सूजन आती है। ये सिकुड़ना और जब सूजन आते हैं, ये पेशेंट्स में खांसी होना, सांस लेना, सर्दी होना या बार बार खांसी होना, तो ये लक्षण होते हैं अस्थमा के, जो मोस्टली एलर्जी के रूप में हम लोग बोलते हैं। जी, तो मुझे बताइए कि यदि किसी को अस्थमा होता है तो उस मरीज को किस तरह के विशेष आहार का ध्यान देना पड़ता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी पेशेंट अस्थमा के आते हैं, लक्षण हमारे पास जब लेके आते हैं, तो पहला उनका क्वेश्चन रहता है कि हमको आहार क्या लेना है, क्या आहार और मतलब हमारा जीवन आगे कैसा रहेगा अगर हमारे आहार में बदलाव रहेगा तो। ये समझना ज़रूरी है कि आहार में हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जैसे जंक फूड्स हो गया जो हम लोग अवॉइड करने बोलते हैं पेशेंट्स को, लेकिन दही, कड़ी, दूध के पदार्थ, ये हम लोग ने ये हमारे एक्सपीरियंस से हमने सीखा है कि दूध के पदार्थ से तकलीफ़ें और बढ़ती है। हालांकि मेरा किताब ऐसा नहीं बोलता है हर बार। जब लक्षण है तब हम लोग बोलते हैं कि ये सब आहार नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली अगर आप दवाइयाँ ले रहे हो तो आप ये सब आहार ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक आहार मुझे पूछते हैं तो मैं जनरली दही, कड़ी और खट्टे चीज़ें से दूर रहने के लिए बोलता हूँ। साथ में फ्रूट्स, जब फल की बात आती है तो हम लोग साइट्रस फ्रूट्स अवॉइड करने बोलते हैं, मतलब संतरे हो गए, मौसम्बी हो गया या नींबू हो गया। तो ये चीज़ें, साइट्रस फ्रूट्स, हमारी एलर्जी या अस्थमा और बढ़ा सकते हैं या हमारे लक्षण और बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग ने नहीं लिए, सेवन नहीं किए तो ज़्यादा अच्छा है इसमें। तो डॉक्टर, मुझे बताइए कि अस्थमा में मरीज को किस मौसम में अधिक जागरूक होना चाहिए? जैसे कि आपको ये तो समझ रहा है कि ये अस्थमा जो है मोस्टली बारिश में या ठंड में तकलीफ़ें बहुत बढ़ती है। जैसे हम अपने नागपुर एरिया या अपने एरियाज़ में देखेंगे, ये ज्योग्राफिक एरिया जो हम बोलते हैं, इसमें हमने देखा है कि जून जुलाई से जब बारिश की शुरुआत होती है और ये सितंबर तक, ये फ्लू सीज़न समझते हैं हम लोग, ये एक सीज़न रहता है। और दूसरा हमने देखा है नवंबर से लेके एक जनवरी या फरवरी तक जब ठंड बढ़ता है। ये दो जो मौसम है, ये मौसम में अस्थमा के मरीज, खांसी के मरीज या एलर्जी के मरीज ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये सीज़न में हमको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर, जैसे अस्थमा के मरीज़ है तो अमूमन उन्हें देखा जाता है कि वो छींकते हैं, तो क्या छींकना भी एक तरह से अस्थमा है, या फिर नॉर्मल कोई अगर पर्सन छींक रहा है तो उसमें भी क्या अस्थमा के लक्षण? बहुत अच्छा पूछा आपने, क्योंकि छींकना मतलब क्या होता है, ये वन एयरवे डिसीज़ है। ये नाक की जो नली है वही सांस नली के अंदर जा रही है। नाक की नली मतलब शुरुआत जो हो रही है वो छींक से हो रही है। नाक की नली में सूजन आना, छींक से शुरुआत होना, नॉर्मल जो इन्फ्लुएंजा या नॉर्मल जो हम सर्दी खांसी जो कफ बोलते हैं, नॉर्मल 3 से 4 दिन में इसका रिजल्ट मिल जाता है, पेशेंट अच्छे हो जाते हैं 3-4 दिन में, नॉर्मल क्रोसिन से भी अच्छे हो जाते हैं। या नॉर्मल हम लोग जो भाप लेते हैं गर्म पानी के, इससे सर्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन सर्दी बैठ नहीं रही है, खांसी हो रहा है, दवाइयों से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, 4-5 दिन बीत गए हैं फिर भी रिस्पांस स्लो है, तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं तो भी हम एलर्जिक अस्थमा से डील कर रहे हैं। और शुरुआत हमेशा सर्दी से होती है। सर्दी, छींक, ट्रीटमेंट मत करो, तकलीफ आगे बढ़ के खांसी को ट्रीटमेंट मत करो या रिस्पांस नहीं मिल रहा है विथ एंटीबायोटिक, तो ये हमारी सांस नलियों में सूजन आएगा। सांस नलियों में सूजन आएगा तो सांस बढ़ेगी। अगर आप देखेंगे कि ये सीक्वेंस अगर देखोगे, सर्दी से स्टार्ट हुआ, खांसी है और सांस फूलना है, अल्टीमेटली एलर्जिक अस्थमा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अस्थमा के मरीज को किस तरह के टेस्ट कराने चाहिए?
अस्थमा जब हमको लगता है कि हमारे पास लक्षण है, और ये लक्षण मतलब जैसे मैंने बताया, सर्दी होना, खांसी होना, सीने में जकड़न होना या सांस फूलना, जब हमारे ये लक्षण हमको फिट बैठ रहे हैं अस्थमा में, साथ में अगर बार बार खांसी हो रही है तो हम लोगों ने पहले एक्सरे हम लोग करते हैं। एक्सरे इसलिए है कि टीबी सबसे कॉमन बीमारी है हमारे इसमें, हमारे जो एरिया है इसमें टीबी, या भारत में टीबी सबसे ज़्यादा हम पाया जाता है। टीबी के पेशेंट्स में हम लोग ने एक्सरे कर लेता है और एक्सरे में रूल आउट कर लेते कि टीबी तो नहीं है। एक बार हम संतुष्ट हो गए कि हमारा एक्सरे क्लियर है या एलर्जिक एक्सरे है, तब हम लोग लंग फंक्शन टेस्ट, जिसमें सांस की टेस्ट बोलते हैं, जो कंप्यूटर में की जाती है। इसमें क्या होता है कि हम लोग सांस नलियाँ हमारी अस्थमा में कितनी सिकुड़ी हुई है वो हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर में हम लोग सांस की एक जांच रहती है जिसमें फूंकना पड़ता है, और उसमें हमारे नली का हमको परसेंटेज समझना है कितना ओपन है। कुछ दवाइयाँ दी जाती है, नली कितनी ओपन हुई ये देखी जाती है, और उसके बाद ये अस्थमा डायग्नोसिस होता है। इसको हम लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट मानी जाती है अस्थमा के लिए। ये टेस्ट जनरली हम 8 साल के बच्चों से लेके बुजुर्गों तक कर सकते हैं, बिकॉज ये टेस्ट में हमको समझाना पड़ता है कि आपको मशीन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ब्लो करना है। बच्चों के लिए एक ऑसिलोमेट्री या एफओटी एक टेस्ट आई है अभी रिसेंट, एक लास्ट 2-3 सालों में ये बहुत पॉपुलर हुई है, जिसमें हम लोग बच्चों की सांस की जांच कर सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं जैसे 8 साल के नीचे। तो इसमें हम एफओटी या ऑसिलोमेट्री टेस्ट बोलते हैं जी। तो ये हो गए हमारे अस्थमा की टेस्ट। अब किसी में क्या होता है कि ब्लड में हमको एलर्जी ढूंढना पड़ता है। हम लोग इओसिनोफिल लेवल, आपने सुना है इओसिनोफिल्स बहुत कॉमन, आपने ये एलर्जी में सुना हुआ है। हम लोग ब्लड में इओसिनोफिल ढूंढते हैं। अगर ब्लड में इओसिनोफिल बढ़ के है, ये इंडिकेट करता है कि आपका अस्थमा थोड़ा तकलीफदायक रह सकता है, और ऐसे पेशेंट्स में हम लोग थोड़ा ट्रीटमेंट में कुछ बदलाव हो सकता है। हम लोग ब्लड टेस्ट, एक्सरेज और लंग फंक्शन टेस्ट हम लोग जनरली ये टेस्ट करते हैं जी। तो डॉक्टर मुझे बताया कि अस्थमा में इन्हेलर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर अस्थमा को अगर काबू में रखना है तो, या फिर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन्हेलर से उसको कम किया जा सकता है। तो जैसे कि अस्थमा में बहुत से मरीज़ को इन्हेलर लेने की आदत हो जाती है, तो इन्हेलर के कितने प्रकार होते हैं? हाँ, इन्हेलर्स सबसे पहला समझना बहुत ज़रूरी है कि अस्थमा में इन्हेलर्स लगते हैं, लेकिन इन्हेलर्स नुकसानदायक नहीं रहते हैं, क्योंकि हमने हमारे प्रैक्टिस में नोट किया हुआ है कि जैसे हम लोग बच्चों में या बड़ों में या कोई भी इसमें हम जब अस्थमा या एलर्जी डायग्नोस करते हैं, हमारा पहला ट्रीटमेंट में हम लोग इन्हेलर्स यूज़ करते हैं। इन्हेलर्स के बहुत सारे टाइप आते हैं। अभी मेडिकल साइंस हमारा इतना एडवांस हो गया है ट्रीटमेंट वाइज। ये जो इन्हेलर्स है, इसमें बचाव वाला इन्हेलर्स और राहत देने वाला इन्हेलर्स, ये 2 प्रकार के इन्हेलर्स आते हैं। और ये जो बचाव या राहत देने वाले इन्हेलर्स है, ये कॉम्बिनेशन में जब हम यूज़ करते हैं, इसका असर 12 से 24 घंटा तक रहता है। ये इन्हेलर्स का सेफ्टी जो बोलते हैं, मतलब ये बहुत हम लोग सेफ समझते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? शुरुआत में अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने पेशेंट्स को बताया कि इनको बच्चों को अस्थमा है, हमको ये इन्हेलर देना है। तुरंत माँ बाप सडन डर गए कि इन्हेलर्स ज़रूरी है क्या, इसका तो बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, इसको तो बहुत ज़्यादा दिन के लिए हमको लेना पड़ेगा क्या मेरे बच्चे का दमा अच्छा नहीं है क्या। समझना ये है कि हमारी जो एलर्जी या अस्थमा हम बोल रहे हैं, ये सांस नली की बीमारी है या एलर्जी है। इन्हेलर्स हमारे फेफड़ों में ही जा रहे हैं जहाँ ज़रूरत है, ये और कहीं नहीं जा रहे। आपको टैबलेट्स या जो गोली बोलते हैं वो बहुत पसंद है, लेकिन गोली हमारे पेट में जा रही है, पेट से कुछ परसेंटेज हमारे ब्लड से लंग्स में जा रही है। हमारा टारगेट है लंग्स या फेफड़े, तो हमारी दवाइयाँ फेफड़ों में क्यों ना जाए। इन्हेलर्स जो है वो डायरेक्ट फेफड़ों में टारगेट होता है। इसको साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छा है, इसको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। दूसरा समझना बहुत महत्व है, वो है टैबलेट्स मिलीग्राम में रहते हैं। आपने सब सुना है, हर टैबलेट मिलीग्राम या mg में रहता है, लेकिन इन्हेलर्स माइक्रोग्राम में रहता है। मिलीग्राम और माइक्रोग्राम का फ़र्क आपको पता है कि माइक्रोग्राम मतलब बहुत कम डोज, वो भी लंग्स में हम फेफड़ों को ही टारगेट कर रहे हैं। ये सेफ बहुत मानते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग इन्हेलर्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं
क्योंकि ये नुकसान नहीं करते हैं शरीर को। जी, तो डॉक्टर इससे जुड़ा एक सवाल है कि इन्फ्लुएंजा और अस्थमा के बीच क्या संबंध है और एलर्जिक अस्थमा के लिए कोई टीका है क्या? हाँ, इन्फ्लुएंजा जैसे कि मैंने आपको सीज़न बताया कि जैसे बारिश के शुरुआत में या ठंड के शुरुआत में ये वातावरण में इन्फ्लुएंजा के जो वायरसेस है उनकी संख्या बढ़ जाती है। जी। इन्फ्लुएंजा ये जो वायरस है ये नाक के द्वारा हमारे शरीर में एंटर होता है। सो जिनको ऑलरेडी तकलीफ है, जिनको अस्थमा हमने डायग्नोज किया या जो भी ऑलरेडी एलर्जिक पेशेंट्स हैं, इनमें एलर्जी की मात्रा बढ़ जाती है। सो इन्फ्लुएंजा वायरसेस के बचाव के लिए हम लोग के पास इन्फ्लुएंजा टीका रहता है, जो हम लोग टीका यूज़ करने बोलते हैं। टीका क्या होता है? टीका बचाव के लिए करते हैं। मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि जिनको हम साल में एक ही बार हमको टीका लगाना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस में हमने देखा है कि जिनको हमने साल में एक बार टीका लगाया, इनकी डॉक्टर्स की विजिट कम हो गई, इनका अस्थमा की सीवियरिटी जो बार बार ज़्यादा तकलीफ़ें देने वाले अस्थमा या जिनको एडमिट करना पड़ता था, जिनको बार बार डॉक्टर्स विजिट रहती थी, ये विजिट डेफिनेटली कम हुई है। तो इन्फ्लुएंजा टीका से बचाव के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और हम लोग हमेशा अपने प्रैक्टिस में इसको प्रमोट करते हैं कि ताकि आपका अस्थमा ज़्यादा अच्छा कंट्रोल रह पाए। जी, तो डॉक्टर मुझे बताइए कि गर्भवती महिला को अगर ये अस्थमा होता है तो फिर ऐसे में उसको उसके गर्भावस्था में उसको किस तरह की तकलीफ़ें हो सकती है? अस्थमा का प्रभाव उसके गर्भावस्था पे कैसे पड़ सकता है? ये आपने अच्छा पूछा, क्योंकि गर्भावस्था में क्या होता है कि अस्थमा तो है ही, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इनहेलर्स का सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, ये हमारे लंग्स में, फेफड़ों में ही जा रहा है। सो ये प्रेगनेंसी या गर्भावस्था में ये सबसे सेफ माना जाता है। हम लोग जनरली टैबलेट्स या गोलियां ये टाइम में अवॉइड करते हैं और इनहेलर्स का सेफ्टी बहुत ज़्यादा होने की वजह से अगर हम लोग को 7, 8, 9 महीना भी अगर इनहेलर्स देने की ज़रूरत पड़ती है गर्भवती महिला में, हमारे क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज़ हमारे बोलते हैं कि ये बहुत सेफ़ है और हम लोग रेगुलर हमारे प्रैक्टिस में भी जो गर्भावस्था में जो ये इनहेलर्स यूज़ करते हैं उससे पेशेंट्स बहुत हद तक राहत मिलती है और साइड इफ़ेक्ट से मुक्ति रहती है उसमें। जी, तो स्तनपान के दौरान अस्थमा की दवाइयाँ लेना सुरक्षित है? हाँ, अगेन बिल्कुल समझना ज़रूरी है कि स्तनपान, क्योंकि वो टारगेट हमारा लंग्स है और हमारी दवाइयाँ लंग्स में ही जाती है, इसलिए स्तनपान में भी इसकी ये बहुत सेफ़ माना जाता है। जी, तो मुझे बताइए कि जैसे बच्चा होने के बाद, जैसे गर्भवती महिला है उसको बच्चा होता है, तो क्या उसको भी मतलब उस बच्चे को भी अस्थमा हो सकता है? हाँ, क्योंकि हेरिडेटरी अस्थमा बहुत आम हमने सुना हुआ है, क्योंकि ये अनुवंशिक अस्थमा रहता है। हमने नोट किया है कि मदर या फादर, माता या पिता, किसी को अगर अस्थमा है, ऑलरेडी डायग्नोज अस्थमा है, तो उनके बच्चों को उनके पीढ़ी में रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे बच्चों का जन्म हुआ इमीडिएटली वो उसको वही लक्षण रहेंगे, कभी भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट अगर परसेंटेज वाइज आपने पूछा तो हमने नोट किया है कि बच्चों को ये रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लक्षण आपको पहचानना है और तुरंत अपने डॉक्टर से उसको संपर्क करना है। जी, तो ऐसे में अगर महिला कोई गर्भवती है तो ऐसे में उसको टीकाकरण की ज़रूरत होती है? गर्भवती अवस्था में टीका सबसे सुरक्षित माना जाता है। तीसरे या चौथे महीने के गर्भवती अवस्था में हम लोग टीका लगा लेते हैं। नहीं भी अगर उनको लक्षण है तो भी हम लोग रिकमेंड करते हैं, हम लोग बताते हैं कि आपने वो लगा लेना चाहिए, क्योंकि उससे आगे होने वाले जो इन्फेक्शंस है या एलर्जी है वो उससे बचाव होता है और वो मतलब सेफ होने की वजह से हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। तो जैसे कि फ्लू का टीका लगाने के बाद में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ऐसा बोलते हैं, मेरे पूछते हैं, हर माता पिता का बोलना रहता है कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी कम हो जाती है वैक्सीन से या लस से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लस हम लोग क्यों लगा रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमें एलर्जी है, हमें अस्थमा है, हमें बार बार लक्षण आ रहे हैं, तो ये लस हमारे गंभीर बीमारियों से बचाता है हमें। सो हम गंभीर बीमारियों से बचने के लिए लस लगा रहे हैं, इसलिए नेचुरल इम्यूनिटी को नहीं फ़र्क पड़ेगा। अभी जैसे आपने देखा H3N2 आ गया है, अभी हर जगह मार्केट में, हर न्यूज़पेपर में H3N2 चल रहा है। ये H3N2 मतलब क्या है? ये अगेन इन्फ्लुएंजा वायरस है। सो जब हम अस्थमा का टीका लगाते हैं, हमने नोट किया है कि H3N2 जैसे जो इन्फ्लुएंजा रिलेटेड जो एलर्जी होनी चाहिए या इन्फेक्शन होना चाहिए वो डेफिनेटली बहुत हद तक कम होता है।
तो ये बहुत हद तक ये हम लोग सेफ मानते हैं इसको। जी, धन्यवाद डॉक्टर, आपने अपना कीमती समय आज हमें अस्थमा के बारे में बताने के लिए दिया। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर आकाश बल्की, दमा व छाती रोग चिकित्सक, जिन्होंने हमें अस्थमा से होने वाले एलर्जी बीमारियों के बारे में अवगत कराया है। अगली बार महाराष्ट्र T24 के आरोग्य मंत्रा में हम ऐसे बेहतरीन और आरोग्य चिकित्सक डॉक्टर्स को हम मुलाकात करवाते रहेंगे और उनसे जानते रहेंगे अन्य बीमारियों के उपचार के बारे में और बचाव कैसे होता है इसके बारे में। तब तक आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV24। नमस्कार। थैंक यू।